आज जो आर्टिकल पढ़ना है उसमें हम ईपीएफओ के बारे में पढ़ेंगे। तो ईपीएफओ इन जनरल आपको 1952 का मिलेगा, ये एक्ट है। और इसका फुल फॉर्म जो है वो द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 है। और इसमें हम देखेंगे तो चैप्टर वाइज एक एक करके देखेंगे शॉर्ट में कि क्या लिखा हुआ है। तो सेक्शंस अगर हम यहाँ पे देखना चालू करेंगे तो हमें टोटल कितने सेक्शंस मिलते हैं ये जानना हमें ज़रूरी है। तो आप ध्यान देंगे तो सेक्शन हमें 22 तक मिलेगा, ठीक है। और 22 में तो आपका पावर टू रिमूव डिफ़िकल्टी, उसके बाद उसके लास्ट है, और उसके बाद शेड्यूल 1, 2, 3, 4 ये आपके बेयर एक्ट के प्रोविजंस जो है शॉर्टकट में दिख रहा है। और इसमें से कई बार अमेंडमेंट भी हुए हैं, और अमेंडमेंट के साथ में आपको ये भी दिखाई देगा कि जो सेक्शंस हैं वो मॉडिफाइड हैं, कुछ निकाल दिए गए हैं, बाहर कर दिए गए हैं। तो इसमें जैसे सेक्शन 1 है वो आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड एप्लीकेशन से बेस्ड होगा। सेकेंड आपका डेफिनेशंस बताएगा। और सेक्शन 2A कैपिटल ए लिखा हुआ है, इसका मतलब अमेंडेड है। एस्टैब्लिशमेंट टू इंक्लूड ऑल द डिपार्टमेंट्स एंड ब्रांचेस वो दिया गया है। सेक्शन 3 जो है पावर टू अप्लाई एक्ट टू एन एस्टैब्लिशमेंट विच हैज़ अ कॉमन प्रोविडेंट फंड विद अनदर एस्टैब्लिशमेंट। सेक्शन 4 जो है आपका पावर टू ऐड टू शेड्यूल 1 ये आपको दिखाता है। सेक्शन 5 जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन देगा। सेक्शन 5 है आपका सेंट्रल बोर्ड के बारे में बताएगा। 5AA जो है आपका एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में बताएगा। 5B आपका स्टेट बोर्ड के बारे में बताएगा। 5C जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज टू बी बॉडी कॉरपोरेट के बारे में बताता है। 5D जो है वो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स के बारे में बताता है। 5DD एक्ट्स एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड और इट्स एग्जीक्यूटिव कमेटी और द स्टेट बोर्ड नॉट टू बी इनवैलिडेटेड और सर्टेन ग्राउंड्स इसके बारे में बताएगा। 5E जो है आपका डेलीगेशन के बारे में आपको बताता है। 6 कंट्रीब्यूशन एंड मैटर्स विच मे बी प्रोवाइडेड फॉर स्कीम्स बताएगा। 6A एम्प्लॉयज़ पेंशन फंड के बारे में बताता है। आप ध्यान देंगे कि आपका प्रोविडेंट फंड उसके साथ में पेंशन और इंश्योरेंस ये तीनों चीज़ें कवर होती हैं। जो मिसलेनियस लिखा हुआ है ना वर्ड वो आपका इसी के लिए लिखा हुआ है। 6C जो है एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बताएगा। 6C और 6A ये दोनों आपको ध्यान देने की जरूरत है। 6D जो है आपका लेइंग ऑफ स्कीम्स बिफोर पार्लियामेंट के बारे में बताएगा। सेक्शन 7 मॉडिफिकेशन ऑफ स्कीम के बारे में है। सेक्शन 7A डिटर्मिनेशन ऑफ मनी ड्यू फॉर एम्प्लॉयर्स के बारे में बताएगा। 7B रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स पास अंडर सेक्शन 7A के बारे में बताता है। 7C आपका डिटर्मिनेशन ऑफ एस्केप्ड अमाउंट के बारे में आपको कंप्लीट करेगा। फिर आपके बाद जो भी डिस्प्यूट्स होंगे उसको कैसे कवर किया जाएगा। तो 7D में ट्रिब्यूनल्स के बारे में जानकारी है। EFGH आपका ओमिट कर दिया गया है वेरियस अमेंडमेंट के द्वारा। 7I जो सेक्शन है वो अपील टू ट्रिब्यूनल की जो पूरी प्रोसेस के बारे में बताता है। और 7J आपका प्रोसीजरल ऑफ जो ट्रिब्यूनल कैसे काम करता है उसके बारे में बताएगा। अपील कैसे दी जा सकती है वो I में, और J जो है आपका प्रोसीजर ट्रिब्यूनल का ये इसके बारे में जानकारी देता है। 7K जो है आपका राइट ऑफ एप्लीकेंट टू टेक असिस्टेंस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर एंड ऑफ गवर्नमेंट टू अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स इसके बारे में आपको 7K बताएगा। 7L जो है ऑर्डर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जो ऑर्डर करता है वो क्या होता है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है वो बताता है। M ओमिटेड दिख ही रहा है, N ओमिटेड हो गया आपका। 7O जो है आपका डिपॉजिट ऑफ अमाउंट ड्यू और फिलिंग अपील्स इसके बारे में आपको बताएगा। 7P ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल को कोई एप्लीकेशन कैसे ट्रांसफ़र की जाती है उसके बारे में जानकारी देगा। 7Q इंटरेस्ट पेएबल फॉर एम्प्लॉयज़ इसके बारे में जानकारी मिलती है। 8 जो है मोड ऑफ रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फॉर एम्प्लॉयर्स उसके बारे में बताता है। अगर एम्प्लॉयर का कोई मनी ड्यू है तो कैसे रिकवरी की जा सकती है उसके बारे में जानकारी। सेक्शन 8A रिकवरी ऑफ मनी बाय एम्प्लॉयर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स 8A सेक्शन इसके लिए है। सेक्शन 8B इशू ऑफ सर्टिफिकेट टू रिकवरी ऑफिसर, ऑफिसर
सर्टिफिकेट कैसे देगा जो आपका रिकवरी करता है, उसके बारे में जानकारी है। 8C रिकवरी ऑफिसर टू होम सर्टिफिकेट इज टू बी फॉरवर्डेड, ये आरओ के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। 8D जो है सेक्शन वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट देयर ऑफ, उसके बारे में जानकारी है। 8E जो है स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग अंडर सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट और विड्रॉवल देयर फॉर, उसके बारे में जानकारी है। 8F अदर मोड्स ऑफ रिकवरी के बारे में है। 8G एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इससे रिलेटेड है। 9th सेक्शन फंड टू बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर आर्टिकल 11 ऑफ 1922 के बारे में है। सेक्शन 10 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट के बारे में है। 11 प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन ओवर अदर डेट के बारे में है। 12 एम्प्लॉयर नॉट टू रिड्यूस वेजेस के बारे में है। 13 इंस्पेक्टर्स। 14 पेनाल्टीज। 14A ऑफेंसेस बाय कंपनीज के बारे में। 14AA इन्हांस्ड पनिशमेंट इन सर्टेन केसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में जानकारी है। 14AB सर्टेन ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। 14AC कॉग्निजेबल एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। 14B पावर टू रिकवर डैमेजेस के बारे में है। 14C पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर्स के बारे में जानकारी है। 15 आपका स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग प्रोविडेंट फंड के बारे में जानकारी देता है। 16 जो है वो आपका एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जानकारी देता है। 16A ऑथराइजिंग सर्टेन एम्प्लॉयर्स टू मेंटेन प्रोविडेंट फंड अकाउंट, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी देता है। 17 जो है पावर टू एग्जेम्प्ट। 17A ट्रांसफर ऑफ अमाउंट के बारे में जानकारी। 17AA एक्ट टू हैव इफेक्ट नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग इन एक्ट 13 ऑफ 1956 के बारे में जानकारी है। 17B लाइबिलिटी इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। 18th प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये है। 18B अथॉरिटीज एंड इंस्पेक्टर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। 19 delegation of power. 20 power of central government to give direction. 21 power to make rules. 22 power to remove difficulties। ये आपका कंप्लीट सेक्शंस के बारे में आपका एक ब्रीफ रीडिंग है।